बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अब डिजीज़ ऑफ किडनी ब्लड वेसल्स में दो ही डिजीज़ हैं, मैंने आपको बताया था, बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस और एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अब डिस्कस करते हैं एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस। तो एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि एक्सेलरेटेड है, ये रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होगा ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और वो बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो रही थी एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से, लेकिन एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है? ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत रेज कर जाता है, 210 से भी ऊपर निकल जाता है, 210 mmHg से भी ऊपर एक्सीड कर जाता है। ये रैपिड और सडन इंक्रीज होती है ब्लड प्रेशर में। तो जब भी मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आर्टरियोल्स जो है किडनी के वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कंस्ट्रिक्ट करने से इनके दो चीज़ें होंगी। पहले नंबर पे तो इनकी नैरोइंग हो जाएगी, किडनी को ब्लड फ्लो कम जाएगा। दूसरे नंबर पे ये एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब भी आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन हो, किसी ऑर्गन को ब्लड कम जा रहा हो, तो इस्कीमिया होने की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है और हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर रिलीज होता है जो फिर आगे ग्रोथ फैक्टर्स को की एक्टिवेशन करवाता है। तो ग्रोथ फैक्टर की जब एक्टिवेशन होगी तो इससे जो आर्टरीज के अंदर आर्टरियोल्स की वॉल्स हैं उसमें स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट हो जाते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल कोई भी है उसकी जो वॉल है, ये जैसे फॉर इंस्टेंस वॉल है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टोनिका इंटिमा, ये एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है, टोनिका इंटिमा। मिडल मोस्ट लेयर होती है टोनिका मीडिया और ये स्मूथ मसल सेल की बनी होती है। और आउटर मोस्ट लेयर होती है टोनिका एडवेंटिशिया, ठीक है, ये कोलाजन की बनी होती है। तो जो मिडल मोस्ट लेयर होगी टोनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल सेल से बनी होती है, उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है ग्रोथ फैक्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस क्यों हो रही थी? एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से, और उसमें हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही थी। जबकि एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से, और इसमें हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है। तो अब देख लेते हैं कि मार्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या नज़र आएंगे किडनी में एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो 4 चेंजेस आपने याद रखने हैं। सबसे पहले होगी अनियन स्किन लीजन्स। अनियन स्किन लीजन्स क्या होती हैं कि जैसे अनियन की स्किन होती है, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं उसमें। तो ऐसे ही जब हम किडनी की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो कोई भी ब्लड वेसल होगी तो उसकी वॉल एक तो थिक हुई होगी और उसमें ऐसे से जो है ना बहुत सारी लेयर्स होंगी। ये क्यों है? ये है कि स्मूथ मसल जो मिडल मोस्ट लेयर है उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, मिडल मोस्ट लेयर बड़ी हो गई है जिसकी वजह से ये अनियन स्किन लीजन्स आ रहे हैं, लेयर्स बनी हुई हैं ब्लड वेसल की वॉल की। और दूसरा कि जीबीएम जो होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी डुप्लीकेशन हो गई है, वो डबल हो गई है, ठीक है। वो क्यों डबल होती है? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो ग्लोमेरुलस डैमेज होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन रिलीज होके जीबीएम के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये अब जीबीएम है, इसके अंदर प्रोटीन्स डिपॉजिट होते जाएंगे तो ऐसे से जो है ना वो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये फॉर इंस्टेंस ये प्रोटीन्स है तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है जीबीएम, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। तो इन 2 चीज़ों की वजह से एनियन स्किन लीजन्स आ रहे होते हैं। दूसरी फाइंडिंग होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है कि ब्लड वेसल की वॉल में फाइब्रिन की डेपोजिशन, इसकी वजह से जो नेक्रोसिस होती है, कोई भी टिश्यू होता है उसको ब्लड कम पहुंच रहा है क्योंकि ब्लड वेसल की वॉल में जो है फाइब्रिन की डेपोजिशन होना शुरू हो गई है और उसकी नैरोइंग हो गई है, ठीक है। तो ब्लड कम पहुंचेगा जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गन है जिसको कम पहुंचेगा उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इस नेक्रोसिस को कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस के केस में क्या हो रहा था? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था तो एंडोथीलियल सेल्स जो हैं ये क्या ब्लड वेसल के, उनको डैमेज होगा
वो डैमेज होगा तो उनमें स्पेसिस बनेगी, तो फाइब्रिनोजन नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो लीक करके वेसल की वॉल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो वेसल की वॉल में आएगा और आके फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करवा देगा। ये इसकी पैथोजेनेसिस, ये मैकेनिज्म हो रहा होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। तीसरी फाइंडिंग होती है नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस क्या होता है? आर्टेरियोलाइटिस का मतलब है आर्टरियोल की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस का एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस के केस में आर्टरियोल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है? इसी वजह से, क्योंकि ये फाइब्रिन की डेपोजिशन हो रही है या स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो इसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, तो इसको कहते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। और चौथी कंडीशन होगी फ्ली बिटन किडनी। फ्ली बिटन किडनी क्या होती है? फॉर इंस्टेंस ये किडनी है, तो इस पे पिन पॉइंट से हेमरेजेस के रीजन नज़र आएंगे, पर्टिकुलरली ये कॉर्टिकल सरफेस पे ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो आर्टरियोल्स हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, तो उनकी वजह से जो है ना ये पिन पॉइंट हेमरेजेस नज़र आएंगे कॉर्टिकल सरफेस पे। अब देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या नज़र आएंगे एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस के केस में। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि डैमेज ज़्यादा हो रहा है किडनी को, तो ग्लोमेरुलस भी ज़्यादा डैमेज होगा। ग्लोमेरुलस के डैमेज होने की वजह से प्रोटीन यूरिया होगा। दूसरे नंबर पे हीमेटूरिया होगा विद आरबीसी कास्ट्स। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस में आपको बताया था कि हीमेटूरिया तो हो रहा होगा लेकिन आरबीसी कास्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि डैमेज जो है ग्लोमेरुलस का वो इतना सीवियर नहीं होता। लेकिन एक्सेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस के केस में डैमेज इतना सीवियर हो जाता है कि वो ब्लड वेसल्स को के साथ साथ वो ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसी कास्ट्स भी नज़र आ रही हैं यूरिन में। और तीसरे नंबर पे होता है रीनल एजोटीमिया, कि किडनी का फंक्शन लॉस्ट हो गया है और ब्लड में जो है ना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको किडनी नॉर्मली क्लियर करती है। अब किडनी का फंक्शन हो नहीं रहा सही तरह, तो इनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगी, जिसको एजोटीमिया कहते हैं। ये थी लैब फाइंडिंग्स। अब देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स के पेशेंट कैसे प्रेजेंट होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में वो 210 210/120 mmHg से भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एक हाइपरटेंसिव एमरजेंसी होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और किडनी का फंक्शन डिक्लाइन करने की वजह से ओलिगोयूरिया हो जाएगा कि कम यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाता है, क्योंकि अचानक से हाइपरटेंशन होने की वजह से किडनी डैमेज हुई और एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशंस होती हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से वो भी नज़र आएंगी, जैसे कि सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, या पेपिल एडीमा है, या पेपिल एडीमा होता है जो ऑप्टिक डिस्क है उसका एडीमा, या रेटिनोपैथी और इंट्रासेरिब्रल हैमरेज भी हो सकता है।